वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। और अभी हम मौजूद है जेके जादव सर के पास में, और ये लोकसभा 2024 के उम्मीदवार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये जो फैसला लिया है, तो ये फैसला इलेक्शन में खड़े रहने का क्यों लिया है, और किस तरीके से अगर चुनकर आते हैं तो किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे। और जो अभी हाल ही में खासदार है, खासदार इम्तियाज़ जलील, उन्होंने विकास किया या नहीं किया, उसके ऊपर भी बात की जाएंगी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, हमारा पहला और सीधा सवाल ये है कि ये जो डिसीज़न आपने लिया इलेक्शन में खड़े रहने का, अचानक लिया गया या इसकी प्लानिंग चल रही थी, या पिछले 5 सालों से इसकी तैयारी चल रही थी, क्या है? देखिए, ये जो मैंने निर्णय लिया है वो अचानक लिया है। पहले 5 सालों से मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, 1 साल से भी नहीं, मैं 15 दिन से तैयारी शुरू की। और तैयारी शुरू करने का कारण ऐसा है कि महायुति को यहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तो हम गए शिंदे साहब के पास, मुख्यमंत्री साहब के पास, उनको रिक्वेस्ट किया भाई आपको जो भी उम्मीदवार देने का है वो जल्दी दे दीजिए, क्योंकि फिर महायुति का पराभव हो सकता है। और आपको उम्मीदवार अगर नहीं मिलता है तो मैं उम्मीदवार हूँ, मेरा एजुकेशन है, मेरा काम है, मैं 35-40 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे कुछ पीछे कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, फिर भी मुझे काम करने में बहुत इंटरेस्ट है। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी है काम करने के लिए, तो मैं इतना काम करता हूँ। अभी मैं क्यों कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ, इसका कारण यह है कि बहुत अन्याय है। अब आप देखिए, आप सब सोचिए कि पिछले 1.5 साल से महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। अरे, एक ठाकरे दूसरे को गालियाँ देता है, दूसरा शिंदे ठाकरे को गाली देता है, 2 ठाकरे आपस में लड़ते हैं। ये सुनीता जो अपनी है सुप्रिया सुळे, वो गालियाँ देती है, वो अजित पवार साहब की पत्नी, वो बेचारी गालियाँ देती है, वो शांत से बैठती है। लेकिन अजित पवार साहब बोलते हैं, शरद पवार जी बोलते हैं, अरे क्या चल रहा है। एक दूसरे के खिलाफ हम इतना आरोप कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम इतना आरोप कर रहे हैं कि जैसे गली में बच्चे शराब पी के झगड़ते हैं, तरुण युवक, ऐसा चल रहा है। अरे प्रगति कहाँ है अपने? अभी एक उम्मीदवार जो वो कहता है कि मुझे शिंदे ने आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री साहब ने, फिर मैं कॉन्टेस्ट करूँगा। सब उम्मीदवार कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अपने लोकसभा जो मतदार है उसकी समस्या के बारे में आज तक किसने छिड़ा है क्या? आप सुनिए, समाज में बहुत अन्याय है, समाज में बहुत अन्याय हो रहा है। मैं गांव-गांव में जाता हूँ, घर-घर में जाता हूँ, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल जाने के लिए पैसा नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो दवा के बिना मर जाते हैं। अपंगों के लिए कोई करता नहीं है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए कुछ करता नहीं। कितने लोग समाज में बेरोजगार हैं। मैंने 3 से 4 लाख युवकों को आज तक नौकरी दी है, और कुछ युवकों के लिए मैंने ट्रेनिंग देके बैंक से लोन लेकर उनका व्यवसाय शुरू किया है। तो ये सब अपने को करना है। सुधारना चाहता हूँ। जनता की समस्या मेरे सामने है, मेरे सामने ये खासदार ऐसा है, वो उम्मीदवार ऐसा है। मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहने का, क्योंकि वो सब अच्छे लोग हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन काम करने में उनकी कमतियाँ हैं। तो सर, काम नहीं किया उन्होंने। जी, हमारा यही सवाल है कि अगर से उन्होंने काम नहीं किया तो आप उनको काम करना सिखाएंगे क्या? किस तरीके से काम किया जाता है, जनता को किस तरीके से साथ दिया जाता है? नहीं, मैं किसी को सिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं खाली जो विद्यार्थी होते हैं, युवक युवती जो स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, उनको सिखा रहा हूँ। हमारे स्कूल कॉलेज में हर साल 20 से 25 हज़ार तक लड़के लड़कियाँ स्कूल में, कॉलेज में, मुंबई में, औरंगाबाद ज़िले में पढ़ती है, वो बाहर जाती है।
उनको हम पढ़ाते हैं, हम बड़े लोगों को क्या पढ़ाएंगे। जी लोकसभा का इलेक्शन चालू है और हर एक कैंडिडेट जब जीत कर जाता है तो संसद में बैठता है और वहाँ पर अपने क्षेत्र के जितने भी नौजवान बच्चे हैं बच्चियाँ हैं जो एजुकेशन करके आगे जा चुके हैं उनके रोज़गार की बात होती है। लेकिन पिछले 5 सालों में हमको एजुकेशन के ऊपर रोज़गार के ऊपर संसद में कहीं पर आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आया कोई संसद। तो आप अगर संसद में जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या करें? देखिए, मैंने मेरा जाहिरनामा जी बिल्कुल मैनिफेस्टो जी आज प्रकाशित किया है। जी संसद में मैं क्या करूँगा, संसद में मैं ये आग्रह करूँगा, युवक युवतियाँ जो बेकार हैं, उनको काम नहीं है, नौकरी में है, उनको प्रायोरिटी से नौकरी और काम दिया जाए। नंबर 1, अपने मतदार संघ में कम से कम 15 से 20% लोगों को घर नहीं है, निवारा नहीं है। हम जाते हैं जब देहात में या शहर में कुछ गली में जाते हैं कि वो कहते हैं कि अरे जादव साहब हमको घर चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। मोदी साहब ने घरकुल की योजना बनाई, अच्छी तरह से चलाई, लेकिन इसमें बहुत और बदल होना चाहिए और लोगों को घर मिलना चाहिए। पिछले 10 सालों में देश आगे बढ़ा है या देश जगहों पे रुका है या देश की प्रगति वापस रिवर्स में आई है, क्या लगता है? नहीं, देश आगे बढ़ रहा है। मैं मोदी साहब का कौतुक करता हूँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ कि ही इज़ ए ग्रेट मैन। जैसे मराठी में कहते हैं ना, युग पुरुष। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, ये युग पुरुष है। लेकिन मुझे एक बात से मुझे नाराज़गी है मेरी कि किसी को भी आप घर में जाके ईडी भेजते हैं, सीबीआई भेजते हैं, इनकम टैक्स भेजते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, और फिर उनको ब्लैकमेल वर्ड ठीक नहीं रहेगा, लेकिन इस पर एक प्रकार का ब्लैकमेलिंग है वो कि भाई चलो मेरे पक्ष में आ जाओ, फिर गंगा में तुम जैसे आते पवित्र होते हैं वैसे पवित्र हो जाएंगे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। राजकीय में पॉलिटिक्स में कुछ भी होता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरी सत्सत विवेक है, अंतरात्मा जिसको बोले, इनर वॉइस, अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा कहते हैं कि मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी साहब है, गडकरी है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो तो भगवान है अपने भारत के लिए। लेकिन ये ऐसा ईडी भेजो, ये करो, ये मुझे दुख होता है। मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज दे आर इन पावर। देश के नौजवान जो है तो मोदी साहब से कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जो रोज़गार मिलना चाहिए था वो रोज़गार नहीं मिला। लोगों की जो है तो एज अब पार हो चुकी है, अब उनको गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी नहीं मिल सकती है। जिन्होंने 2014 में एग्ज़ाम दिया था, आज 2024 है, अभी तक के गवर्नमेंट जो नौकरियां है वो खुली नहीं है। रेलवे की नौकरियां बंद है, पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरियां बंद है, सब तरफ से जो है तो नौकरियों को लॉक लगा दिया गया है। अब जो युवक 22 के थे अब वो 32 के हो चुके हैं और जो ओपन में आते हैं उनकी एज जो है तो गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरी से बाहर हो चुकी है। फिर भी आप बोल रहे हैं कि मोदी जो है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको वही मैसेज नहीं देना चाहिए कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरियां कब खोलेंगे, या ये मैनिफेस्टो में आपने क्यों नहीं दिया? बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं पर भी नहीं है कि हम जो है हमने लिखा है हमारे मैनिफेस्टो में। जी आप तो देंगे जी, नहीं आप जैसे मोदी जी के बारे में कह रहे थे। देखिए, ये जो सरकारी नौकरियां हैं इसमें मोदी सरकार ने केंद्र सरकार में कुछ काम किया है, कुछ युवकों को नौकरी दी है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसके बारे में ज़्यादा काम नहीं किया है। लेकिन वो जॉब फेयर लेते हो जी, हाँ नौकरी मिला क्या, जॉब फेयर, तो उसमें कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है। 1000 लोग आते हैं और 2-3 लोगों को काम मिलता है। मुझे मालूम है रोज़गार मेला में क्या होता है। जी चलिए सर, औरंगाबाद ज़िले की अगर बात की जाए तो आप औरंगाबाद ज़िले से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे आप विकास को किस नज़र से देखते हैं? जो अभी जो रनिंग खासदार है इम्तियाज़ जलील और जो पिछले खासदार है चंद्रकांत खैरे, तो इनके विकास को आप देखते हैं या इन्होंने काम किया या नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, देवेंद्र फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री है, नागपुर निवासी हैं, उन्होंने वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वो संस्था वाला है। IIT में औरंगाबाद में IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, AIMS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स है
ये सब मैं यहाँ लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे शिक्षण क्षेत्र में बहुत रुचि है और जो पढ़ाने में, लोगों को पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद होता है। तो हम बैकवर्ड इसलिए है कि हमारे नेता यहाँ के वीक है, सशक्त नहीं है। अरे देवेंद्र फडणवीस ने कैसा लाया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। आई एम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT, AIMS, IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे हम क्यों नहीं लाते? ये हमारा तो एकदम फेलियर, टोटल फेलियर। और औरंगाबाद के लिए दुर्भाग्य से कोई सोचने वाला नेता नहीं है। बस एक झगड़ा करते हैं, हमेशा एक दूसरे पे हल्ला करता है। कल बुमरे साहब आए, खैरे पे हल्ला किया, खैरे साहब इसके ऊपर। क्या चल रहा है? ये क्या गलियों का खेल है क्या? शराब पी के जैसे लड़के आपस में लड़ते हैं, ऐसा अपने महाराष्ट्र में हो रहा है, देश में हो रहा है। ये सुसंस्कृत देश नहीं है, ये सुसंस्कृत समाज नहीं है। तो जो सुसंस्कृत लोग हैं उनको समझना चाहिए। भाई ये JK यादव है, आई एम हाईली क्वालिफाइड। अरे मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल अमेरिका ने मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका की मुझे D.Litt दिया है। मेरा जीवन गौरव शिक्षण मंत्री के हस्ते हुआ है। मैं MBA हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर जो आदमी होता है ना, वो विश्वकर्मा होता है। वो हमेशा सोचता है कि नई चीज़ कुछ बनाएगी, और मैंने आज तक कितना काम दिया है इसने। सर इसमें हमने देखा है कि 50 से ज़्यादा जो है तो आप मैनिफेस्टो में वादे कर रहे हैं जनता से। कुछ गिने चुने जो जनता डायरेक्ट आपके इसे सुन सके कि हम क्या वादे कर रहे हैं आप। वादा ऐसा है, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नंबर 1 कि मैं सब युवक युवतियों को रोज़गार दूंगा, नौकरी दूंगा, या उनको व्यवसाय के लिए, उद्योग शुरू करने के लिए मदद करूंगा, कर्ज दूंगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 घरकुल नहीं है, हा फार मोठा प्रश्न आहे। नंबर 3 श्रावण बाळ योजना, संजय गांधी निराधार योजना, याच्यामध्ये पुष्कळ लोक पात्र आहेत, परंतु त्यांचे अर्ज एक वर्ष तहसील ऑफिसमध्ये पेंडिंग राहतात आणि मंजूर केल्यानंतरसुद्धा त्यांना सवलती मिळत नाही। नंबर 2 असा आहे की संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावण बाळ योजना, या योजनेमध्ये सध्या मानधन 1500 रुपये मिळतं, ते आपण 5000 करणार आहोत। फार गरीब लोक आहेत देशामध्ये, आणि वृद्ध लोकांची काळजी कुणी करत नाही। आणि शेतकरी आहे, हवालदिल झालेला शेतकरी आहे, आत्महत्या का होतात? अरे त्याला कोणी विचारत नाही। त्यांना आपण फार्मिंग कंपनी, फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, अशा कंपन्या स्थापन करू, त्यांना उच्च तंत्रज्ञानाची माहिती देऊ, त्यांना बँकेतर्फे कर्ज देऊ। राष्ट्रीयकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नाही, आम्ही बघतो। मी प्रत्येक ठिकाणी फॉलोअप करतो। आतापर्यंत माझा म्हणजे कन्नडशी वगैरे जास्त संबंध आलेला नाही, पण वैजापूर तालुक्यामध्ये प्रत्येक सोमवारी बाजाराच्या दिवशीमध्ये जेवढे गावं आहे आमच्या बाजाराची, तिथे मी बसतो, जनता दरबारला होतो। किती लोक येतात, किती लोक भेटतात। अरे मग आमदार काय करतो, सरपंच काय करतो, जिल्हा परिषद सदस्य काय करतो? हे जे आपले लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी जनतेची गावातली लहान लहान कामं ती सोडवायला पाहिजे, प्रश्न सोडवायला पाहिजे। तर हे काम आपल्याला करायचं आहे। आणि पूर्वेकडे जे पाणी जातं नद्या, पश्चिमेकडे जे डोंगर आहे तिथलं पाणी पश्चिमेकडे जातं, ते आपल्याला पूर्वेकडे आणायचं आहे। नदी जोड प्रकल्प करायचा आहे। औरंगाबाद शहरातून जे मोठमोठ्या शहरांना जलद गतीने जाणारे रोड बनवायचे, औरंगाबाद ते पुणे रेलगाडी सुरू झाली पाहिजे, एक्सप्रेसवे सुरू झाला पाहिजे। असे बरेच प्रश्न आहे, रोडचे आहे, विमानतळ आहे। अरे आपल्याला शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला भाव मिळण्यासाठी एक्सपोर्ट केला पाहिजे। एक्सपोर्ट करत नाही गव्हर्नमेंट, कधी बंदी आणते एक्सपोर्टवर। अरे कांद्याची काय परिस्थिती आहे, नंतर मक्याची काय परिस्थिती आहे, वाय नॉट एक्सपोर्ट। दुसरं की आपल्या भागामध्ये किंवा संपूर्ण देशामध्ये जेवढ्या अन्न म्हणजे जेवढं फळ आणि भाज्या पिकतात त्याच्यापैकी 40% फळे भाज्या वाया जातात, ते सडतात किंवा अशा रस्त्यावर पडतात। या एक मिनिट, सॉरी, इम्पॉर्टंट। तर ह्या फळावर आणि भाज्यावर प्रक्रिया व्हायला पाहिजे। आता महाबळेश्वरला मॅप्रो नावाचं एक इंडस्ट्री आहे, तिथे सगळ्या फळावर तुम्ही प्रक्रिया करतात, जॅम करतात, जेली करतात, सिरप करतात। आपल्याला कितीतरी फळं वाया जातात। दौलताबादला कितीतरी फळं आहेत, तर आपण प्रत्येक तालुक्यामध्ये फळावर प्रक्रिया करणार आणि
तिथून म्हणजे असं जाम जेली वगैरे करणार. मका आहे, ज्वारी आहे, मक्यापासून स्टार्च होतो, ज्वारीपासून स्टार्च होतो, तिथं डिस्टरी तयार होतात. कोणी बघतच नाही, मोसंबी वाया जाते. अरे करतो काय आपण, फक्त भांडतो ना. मला फार वाईट वाटतं. काय करतात आपले लोकप्रतिनिधी? अरे तालुक्यातले आमदारसुद्धा काय आहे, काय करतो रे बाबा? आपण याचं भान पाहिजे की देवाने आपल्याला कशासाठी जन्माला आणलं, कशासाठी लोकप्रतिनिधी दिलं, याचं काही भान नाही कुणाला. अमेरिकेमध्ये असं त्यांच्या संसदेमध्ये, त्यांच्या घटनेमध्ये नमूद केलेलं आहे की एक राजकीय व्यक्ती 2पेक्षा जास्त टर्मला पदावर राहू शकत नाही. अमेरिकेचा अध्यक्षसुद्धा 2दा निवडून राहिला, जिंकला, 3ऱ्या टर्मला तो उभं राहू शकतो. अमेरिका देशातला सर्वात मोठा देश आहे, संस्कृत आहे, म्हणजे सुसंस्कृत आहे, श्रीमंत आहे, उद्योगपती आहे. त्यांनी घटनेमध्ये तरतूद केली की 2 वेळापेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी राहायचं नाही. आपल्याला चाललं आहे 20-20 वर्ष एकच खासदार. अरे काय चाललं आहे? म्हणजे दुसऱ्या लोकांनी काय फक्त तुमची सेवा करायची का आयुष्यभर? आता आम्ही आता पण इतक्या याच्या मागे पळा, त्याच्या मागे पळा, आणि यांना निवडून दिलं की सरळ विसरतात वादे, काही करत नाही. पैसे घेतात 10%, 15%, हां मग तुम्हाला काम मिळतं. आणि ते कामही कॉन्ट्रॅक्टर असं बोगस करतो की 3 महिन्यामध्ये रस्त्याचं काम केलं असेल तर 3 महिन्यामध्ये वाळू एका बाजूला पळते उडते, खडे एका बाजूला पळते, सिमेंट एका बाजूला उडतं. काय चाललं आहे? अरे थोडीशी लाज लज्जा शरम ठेवायला पाहिजे आपण. तुम्हाला परमेश्वराने दिले ना भरपूर पैसे, तरी कॉन्ट्रॅक्टरून पैसे घेतात, बोगस कामं करतात सगळे, आणि सरकारच्या पैशाचा अपव्यय होतो. आज काम केलं, एक रस्ता केला, 1 वर्षानंतर पुन्हा तो रस्ता खराब होतात, त्याचं उद्घाटन पुन्हा करतात. सर आखिरी में ये बता दीजिए कि औरंगाबाद ज़िले को अब तक अच्छा नेता मिला या नहीं मिला, या औरंगाबाद की जनता अभी भी इंतज़ार कर रही है? देखिए, अच्छा नेता जो मिला है ना, वो डॉक्टर रफ़ीक जकेरिया साहब थे, जो मैंने देखा है. ही वॉज नॉट MP, ही वॉज स्टेट मिनिस्टर. तो मैं उनको मानता हूँ. और बाकी के जो लोग हैं, ठीक है, अभी उनका तो काम निभाते, लेकिन ऐसा रिकग्निशन हो, कोई उनको याद करे, ऐसा काम किसी ने किया है. जी, औरंगाबाद ज़िले में ज़्यादा जो वोटिंग है वो नौजवानों की है, और अब नए वोटर्स भी आए हैं. उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वोट डालने जाए तो आपने जहन में क्या रखना चाहिए, और कैसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ज़रा आपकी अपील. मैं युवकों को आह्वान करता हूँ कि भाई सरकारी नौकरी के ऊपर डिपेंड ना रहे, एज जा रहे, डिपेंड ना रहे, काम करे. प्राइवेट नौकरी बहुत है, बिजनेस करो. इतनी संधि है अपने देश में, अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन वो लड़के अपने ठीक तरह से काम नहीं करते. नंबर 2, शराब से दूर रहे. अरे भाई 5 बजे के बाद कितने लोग शराब पीते? कुछ लोग तो ऐसे कि सुबह 10-11 बजे से शुरू होता है. इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतनी उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, और कितने एक्सीडेंट होते हैं. तो शराब से उसमें दूर रहे और संयम रखे, शांत. किसी से कुछ बातचीत हो गई, एकदम झगड़े पे आते हैं, मारा मारी करते हैं, चाकू लगाते हैं. ये अपने भारतीय संस्कृति नहीं है, उससे बचना चाहिए. हर युवक ने सोचना चाहिए कि भाई मुझे मेरी प्रगति करनी है, मुझे मेरी फैमिली की प्रगति करनी है, मुझे मेरे समाज की प्रगति करनी है, मुझे मेरे देश की प्रगति है. तो अपना पासवर्ड क्या चाहिए? उन्नति, 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 प्रगति, प्रगति, प्रगति. जेवताना प्रगती, झोपताना प्रगती, ऑफिसच्या कामामध्ये गेल्यानंतर प्रगती, असं काम आपलं झालं पाहिजे. ऐसा, लेकिन एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि पूना ने बहुत स्पीड से जो है तो तरक्की की है. वहाँ पे जो है तो बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े नेताओं का भरमार है. औरंगाबाद शहर को क्यों ऐसा वंचित रखा गया ये चीज़ों से? क्या वजह रही जो पिछले कई सालों से हम सुनते आ रहे थे, औरंगाबाद और संभाजी नगर का मुद्दा, कहीं उसके वजह से तो ये चीज़ लेट? कोई नेता नहीं है, उनको समझता नहीं है. अरे भाई कोई उद्योगपति है तो उससे दो लफ्ज़ इंग्लिश में बात करो, नहीं, उसको वो ये रहता है ट्रांसलेटर, इंग्लिश समझता नहीं है. बोलो सब खासदार को, इम्तियाज़ जलील साहब इंग्लिश बोलते हैं, बाकी खासदार को बोलो, आमदार को बोलो. अरे खासदार है, लोकसभा है. खैरे साहब की तरफ नहीं, ऐसा मैं देखो भाई, मुझे वो मेरे सब चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूँ. मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, और मैं किसी के खिलाफ बोलना भी नहीं चाहता. क्योंकि ऐसा है कि भाई आज जनरेशन में ऐसे होकर भी ज़िंदगी भर दुश्मन रहती है. अपने को दुश्मन नहीं करने चाहिए, अपने को
मैत्री बढ़ानी चाहिए। अच्छा, इस बार इलेक्शन जातिवाद पे या विकास पे? विकास, कोई कहता है मुस्लिम खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में है। हम कहते हैं, हमने देखा है किसान खतरे में है, मजदूर खतरे में है, आम आदमी खतरे में है। उनको खतरे से बाहर निकालने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, हाँ, तो चलिए दर्शकों, ये हमारे साथ मौजूद थे 2024। एक देखिए, एक प्लेटो नाम के बड़े फिलोसोफर थे। प्लेटो दुनिया के पहले फिलोसोफर सोक्रेटिस थे, सोक्रेटिस, और उनके शिष्य थे प्लेटो। बहुत होशियार थे फिलोसोफर। प्लेटो ने राजनीति के बारे में कहा है की आदर्श राज्यकर्ता असा पाहिजे की तो त्यांनी 50 वर्षाच्या नंतर राजकारणात प्रवेश केला पाहिजे, तो उच्च शिक्षित पाहिजे, त्याला समाजाचे प्रश्न माहीत पाहिजे आणि त्यांनी समाजाची लूट करून, सरकारी पैशाचा लूट करून लोकांना फसवायला नको, हा प्लेटो बनतो। आता मी ह्या सगळ्या प्लेटोचे जे काही निकष आहेत, मी 50च्या नंतर राजकारणात आलो, उच्च शिक्षित आहे, मी हायली क्वालिफाईड, समाजाला मी कधी लुटलं नाही। तो फॉर्म तो भर दिया, लेकिन वापस से भी लेने वाले हैं या इलेक्शन लड़ना? नहीं, इलेक्शन लड़ने के ना बाप। कुछ दबाव आ रहा है आपके ऊपर? कोई दबाव कहीं से फोन आ रहे हैं कि आप वापस ले लो, क्योंकि शिक्षण क्षेत्र में आपका अच्छा दबदबा है। हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय समझते हैं, हाँ। लड़ने वाले। भगवत गीता में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इनके सब गुण बताए हैं। तो भगवत गीता में कहा है कि क्षत्रिय कैसे होते हैं, जो रण छोड़ते नहीं है, रण छोड़दास नहीं रहते हो, पूरा डिटर्मिनेशन, हाँ, लगे रहते हैं, डटे रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लगे रहते हैं, डटे रहते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे लोकसभा 2024 औरंगाबाद ज़िले के उम्मीदवार, और इनसे ये क्लियर कर दिया है हमने कि फॉर्म तो आपने भरा है, लेकिन अब वापस लेने वाले हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा है कि हम एक बार जंगे मैदान में उतर जाते हैं तो हमारे कदम पीछे नहीं हटते, चाहे सर कटो या हमारी जान जाए। लेकिन अब आगे देखने वाली बात यह है कि जनता जनार्दन के हाथ में है सब लोग। लोकसभा 2024 का इलेक्शन, मेरी यही जनता से और ख़ास करके जो यंग वोटर्स है उनसे ये अपील है मेरी कि अगरचे आप जब भी वोट डालने के लिए जाएंगे, अपने घरों से निकलेंगे, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए, अपना देश और अपना परिवार, अगर दोनों को बचाना है तो प्लीज़ जातिवाद पर वोट ना करें, विकास पर वोट करें, और ऐसा कैंडिडेट चुनकर दे जो संसद में आपके लिए लड़े, आपके देश के लिए लड़े, आपके परिवार के लिए लड़े। ये मेरा चैनल था आप तक डिजिटल, और हमारे साथ मौजूद थे जेके जादव सर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।